3 मार्च 2024 को मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ पाकिस्तान के 24वें प्रधानमंत्री चुन लिए गए। नेशनल असेंबली में 336 में से उन्हें 201 वोट्स मिले। जैसी कि रवायत है, उन्होंने अपने पहले भाषण में कश्मीर के मुद्दे को उठाया, विपक्ष की आलोचना की और गरीबी, बेरोजगारी खत्म करने जैसे तमाम वादे भी किए। पाकिस्तान ने हाल के कुछ सालों में बेहद नाजुक दौर देखा है। राजनीतिक अस्थिरता, अर्थव्यवस्था आईसीयू में है, आतंकवाद और क्राइम, इन सब ने पाकिस्तान की नाक में दम कर रखा है। क्या शहबाज शरीफ के पास इन समस्याओं का समाधान होगा और क्या वो अपने कार्यकाल के 5 साल पूरे भी कर पाएंगे? ऐसे कई सवाल अब पूछे जा रहे हैं। तो आज के शो में हम जानेंगे नए पीएम के तौर पर शहबाज शरीफ के सामने कौन कौन सी चुनौतियां हैं, उन्होंने अपने पहले अभिवादन में क्या कुछ कहा। नमस्कार, मेरा नाम दिव्यांशी समराव है। आप देखना शुरू कर चुके हैं लंदन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी। सबसे पहले एक छोटा सा रिकैप कर लेते हैं। 8 फरवरी 2024 को पाकिस्तान में चुनाव हुए। इस चुनाव में पाकिस्तान की नेशनल असेंबली और पाकिस्तान की 4 राज्यों की विधानसभा के लिए वोटिंग हुई। रिजल्ट आने में 2 दिन लग गए। 10 फरवरी को फाइनल रिजल्ट आए। कहा गया चुनाव में फर्जीवाड़ा हुआ है। जब पीटीआई समर्थित उम्मीदवार गिनती में आगे चल रहे थे तो काउंटिंग स्लो कर दी गई। पीटीआई के उम्मीदवार स्वतंत्र होकर लड़े थे। पार्टी का इलेक्शन सिंबल छिन चुका था। इसके बावजूद रिजल्ट में पीटीआई समर्थित उम्मीदवारों ने सबसे ज्यादा 92 सीटें जीती। दूसरे नंबर पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज यानी पीएमएलएन रही, उसे 75। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को 54 सीटें मिली। पीटीआई ने किसी के साथ गठबंधन करने से मना कर दिया। पीएमएलएन और पीपीपी के बीच गठबंधन की बात शुरू हुई। कई दौर की बात चली, तय हुआ पीएम की कुर्सी पीएमएलएन के पास जाएगी, राष्ट्रपति का पद पीपीपी को दिया जाएगा। सभी को लग रहा था कि नवाज शरीफ पाकिस्तान के अगले पीएम बनेंगे, लेकिन 14 फरवरी को उन्होंने छोटे भाई शहबाज शरीफ का नाम आगे किया। वहीं पीपीपी ने आसिफ अली जरदारी का नाम राष्ट्रपति के लिए दिया। अब बस गठबंधन की शर्तें तय होनी बाकी थी। पीपीपी 3+2 के फॉर्मूले से पीएम का पद चाह रही थी। माने 3 साल पीएमएलएन का कैंडिडेट पीएम पद संभाले, 2 साल संभाले पीपीपी। लेकिन नवाज शरीफ ने ये शर्त खारिज कर दी। फिर 29 फरवरी को नेशनल असेंबली का पहला सत्र शुरू हुआ। सांसदों को शपथ दिलाई गई। 1 मार्च को नेशनल असेंबली के स्पीकर का चुनाव हुआ। इसमें पीएमएलएन के सरदार अयाज सादिक को चुना गया। फिर 3 मार्च को पीएम पद के लिए वोटिंग हुई। पीएमएलएन के शहबाज शरीफ को 336 में से 201 सांसदों का समर्थन हासिल हुआ। वहीं सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल एसआईसी के कैंडिडेट रहे उमर अयूब खान को 92 वोट्स मिले। इमरान खान की पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के साथ गठबंधन किया है। इसी के साथ शहबाज शरीफ को पाकिस्तान का 24वां पीएम चुन लिया गया। उन्होंने नेशनल असेंबली में अपना पहला भाषण दिया। इस दौरान गलती से उन्होंने खुद को विपक्ष का नेता बोल दिया और उनके तमाम पार्टी अरकान का दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूं कि जिन्होंने अपने वोटों और अपनी मोहब्बत से मुझे आज इस ऐवान का लीडर ऑफ द ऑपोजिशन मुंतखब किया। जाहिर सी बात है, एक टंग स्लिप थी, लेकिन विपक्ष ने इसके खूब मौज ली। कहा शहबाज को भी पता है कि वो असल में विपक्ष के नेता ही हैं। शहबाज ने इस दौरान इमरान खान को भी निशाने पर लिया। मसला है कि हम दहशतगर्दी को दोबारा मिलकर उसको जड़ से उखाड़ेंगे और कभी दोबारा दहशतगर्दी पाकिस्तान के सरहदों में दाखिल नहीं हो सकेगी। आप बिजली चोरी होती है, मैं घड़ी की चोरी की बात नहीं कर रहा, बिजली की चोरी की बात कर रहा हूं। करें, इतनी मेहनत करें कि 2030 को हम हदफ बना लें G20 की रुकनीत का। Difficult but not impossible. Nothing is impossible in this world. देश के बाहर सबसे ज्यादा चर्चा बटोरी उनकी कश्मीर पर टिप्पणी ने। उन्होंने कश्मीर और फिलिस्तीन की समस्या को एक जैसा बताया। कहा पाकिस्तान की नेशनल असेंबली को कश्मीर और फिलिस्तीन की आजादी के लिए प्रस्ताव लाना चाहिए। पाकिस्तान का इन दोनों मुद्दों पर क्या स्टैंड है वो भी जानते हैं। पहले बात कश्मीर की। 1947 में देश के बंटवारे के वक्त कश्मीर किसके साथ जाएगा, इस पर काफी मंथन हुआ। कश्मीर के महाराज हरि सिंह ने अंततः भारत को चुना और इस फैसले के बाद दुनिया के नए बने इन दोनों देशों के बीच 2 साल तक युद्ध हुआ। युद्ध विराम पर सहमत होने के बाद पाकिस्तान ने अपने सैनिकों को निकालने से इनकार कर दिया और कश्मीर 2 भागों में
विभाजित हो गया, तब से लेकर अब तक कश्मीर के एक हिस्से पर पाकिस्तान का कब्जा बना हुआ है, जिसे हम पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर कहते हैं। भारत ने अगस्त 2019 में धारा 370 हटाकर जम्मू और कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दिया। तब से पाकिस्तान की कश्मीर पर आपत्ति बढ़ गई है। पाकिस्तान कश्मीर के मुद्दे को कई बार अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उठा चुका है। इसी लाइन पर चलते हुए शहबाज शरीफ ने पीएम बनने के बाद पहले ही भाषण में कश्मीर का मुद्दा उठा दिया। फिलिस्तीन पर क्या स्टैंड है पाकिस्तान का? पाकिस्तान हमेशा से फिलिस्तीन का हिमायती रहा है। साल 1947 में इजराइल बनाने को लेकर यूएन में वोटिंग हुई। इसमें पाकिस्तान ने इजराइल के खिलाफ वोट किया था। पाकिस्तान अभी भी इजराइल को मान्यता नहीं देता है। फिलवक्त गाजा में चल रही जंग को लेकर उसने आपत्ति जताई है। जितने भी प्रस्ताव यूएन में लाए गए, सब में उसने फिलिस्तीन के समर्थन में वोट किया है। ये तो रही शहबाज शरीफ के पहले भाषण की बात। उनके पीएम बनने के बाद विदेश से क्या रिएक्शन है? चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने शहबाज शरीफ को बधाई दी। कहा, हम उम्मीद करते हैं कि शहबाज शरीफ की लीडरशिप में पाकिस्तान आगे बढ़ेगा और चीन पाकिस्तान की दोस्ती और गहरी होगी। शहबाज शरीफ ने भी अपने भाषण में चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की तारीफ की थी। तुर्की के राष्ट्रपति रेसिप तैयब अर्दोआन ने फोन कर शहबाज शरीफ को बधाई दी। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी, फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने भी शहबाज शरीफ को बधाई दी। अब बात कर लेते हैं उनकी जिन्होंने बधाई नहीं दी। अब तक भारत, रूस, अमेरिका और ज्यादातर पश्चिमी देशों से शहबाज शरीफ के लिए संदेश नहीं आए हैं। शहबाज शरीफ ऐसे समय में प्रधानमंत्री बने हैं जब पाकिस्तान आर्थिक संकट से जूझ रहा है, लेकिन संकट सिर्फ आर्थिक नहीं है, इसकी लिस्ट लंबी है। ऐसे में उनके सामने कई चुनौतियां इस वक्त हैं। इसे आप 3 बिंदुओं में समझिए। पहला, आर्थिक संकट। शहबाज शरीफ के सामने सबसे बड़ी चुनौती होगी वो पाकिस्तान को आर्थिक संकट से निकालने। कितना गहरा है पाकिस्तान का आर्थिक संकट, आंकड़ों से बताते हैं। साल 2023 के अंत तक पाकिस्तान में ब्याज की दर में 9.5% की बढ़ोतरी हुई थी। पेट्रोल और डीजल की कीमत में लगभग 150 रुपए का इजाफा हुआ। देश का मुद्रा भंडार 82,000 करोड़ रुपए से घटकर 34,000 करोड़ रुपए पर आ गया। पाकिस्तान में महंगाई दर 23% पर पहुंच गई है। मई 2023 में ये 35% से आगे पहुंच गई थी। एक अमेरिकी डॉलर के मुकाबले में 278 पाकिस्तानी रुपए मिलेंगे। ये पाकिस्तानी करेंसी के कमजोर होने का सबूत है। दूसरा है राजनीतिक संकट। पाकिस्तान में चुनाव हो गए हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अब देश में राजनीतिक संकट हट गया है। 8 फरवरी को ही चुनाव में धांधली के आरोप लगे। आलोचकों का कहना है फर्जीवाड़ा ज्यादा दिन चल नहीं पाएगा। पीटीआई इसको लेकर लगातार प्रदर्शन कर रही है। इसके अलावा खुद पीडीएम गठबंधन में दरार बनने की आशंका है। बिलावल भुट्टो की नजर शुरुआत से पीएम की कुर्सी पर है। उन्होंने चुनावी कैंपेन में भी शरीफ ब्रदर्स की खूब आलोचना की थी। जानकार कहते हैं मौका मिलते ही पीपीपी खेमा बदल सकती है। तीसरी चुनौती, आतंकवाद। पाकिस्तान में आतंकवाद को लेकर लंबी डिबेट रही है। तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी ने पाकिस्तान की सरकार के खिलाफ जंग छेड़ी हुई थी। इसी को लेकर साल 2014 में पाकिस्तान की सरकार ने ऑपरेशन ज़र्ब-ए-अज्ब किया था, लेकिन इसमें भी आतंकियों का पूरी तरह सफाया नहीं हो पाया। टीटीपी ने दूसरे नाम से कई और संगठनों की बुनियाद रखी। टीटीपी के प्रॉक्सीज के अलावा बलोच गुटों का दबदबा भी बढ़ा है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के मुताबिक अब तक आतंकवाद की वजह से देश का 10 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हुआ है। शहबाज शरीफ के सामने समस्या तो जटिल है। पाकिस्तान अखबार डॉन ने इसको लेकर एक एडिटोरियल छापा है जिसका टाइटल दिया है प्राइम मिनिस्टर्स चैलेंज, यानी प्रधानमंत्री की चुनौती। इसमें अखबार लिखता है शहबाज शरीफ को जरूरत है कि वो काबिल लोगों के साथ मिलकर कैबिनेट बनाएं जिसका चयन शरीफ परिवार से करीबी की बुनियाद पर नहीं बल्कि उनकी काबिलियत के हिसाब से हो। पीएमएलएन और उनकी सहयोगी पार्टियों को ऐसी सभी योजनाओं को तुरंत बंद कर देना चाहिए जो पीटीआई को गलत ढंग से मुश्किल में डाल रही है। उन्हें अपना अहंकार छोड़कर पीटीआई के साथ तालमेल से चलना चाहिए, भले ही इसके लिए उन्हें कठिन कदम उठाने पड़े। ये टिप्पणी कई बार की जा चुकी है। पीडीएम गठबंधन और उसके समर्थकों के अहंकार की वजह से ही पाकिस्तान की जनता ने उनके खिलाफ वोट किया है। ये तो रही अखबार की टिप्पणी। शहबाज शरीफ और पाकिस्तान चुनाव की कहानी हम विस्तार से दुनियादारी के पुराने एपिसोड्स में बता चुके हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। पाकिस्तान में पीएम के अलावा राष्ट्रपति चुनाव को लेकर भी चर्चाएं तेज हैं। 9 मार्च को इसके लिए वोटिंग होनी है। पाकिस्तान में राष्ट्रपति का चुनाव इलेक्टोरल कॉलेज के जरिए होता है। नेशनल असेंबली, सेनेट और चारों राज्यों की प्रोविंशियल असेंबली के चुने सदस्यों को मिलाकर तैयार होता है। कुल मिलाकर यह आंकड़ा 696 पहुंचता है। बहुमत के लिए 349 वोट्स चाहिए। पीडीएम गठबंधन ने आसिफ अली जरदारी को राष्ट्रपति का उम्मीदवार बनाया है। वहीं विपक्ष ने महमूद खान अचकजई को राष्ट्रपति उम्मीदवार बनाया है। जानकार बताते हैं इसमें आसिफ अली जरदारी की जीत तय मानी जा रही है। अब चलते हैं एक्सपर्ट कॉर्नर की तरफ। हमने मामले को विस्तार से समझने के लिए संपर्क किया जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के रिसर्च स्कॉलर सरल शर्मा से। हमने उनसे पूछा, चुनाव से पहले कहा जा रहा था कि पाकिस्तान की स्टैब्लिशमेंट
नवाज शरीफ को इसलिए वापस आ रही है ताकि उन्हें पीएम बनाकर भारत के साथ शांति समझौता हो सके। अब शहबाज शरीफ को दूसरी बार पीएम चुना गया है। शहबाज भारत की दृष्टि से कितने मुफीद साबित होंगे? ये मेरे हिसाब से ऐसा लगता है कि शहबाज शरीफ के आने से या फिर नवाज शरीफ के भी आने से इतना ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा भारत और पाकिस्तान के रिश्तों में। ये कहा जा रहा था कि नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं, शायद उनको प्राइम मिनिस्टर बनाया जाएगा, तो एक पॉसिबिलिटी थी कि शायद इंडिया पाकिस्तान के रिश्तों में कुछ आगे बढ़े। लेकिन शहबाज शरीफ के आने के बाद प्राइम मिनिस्टर बनने से कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। जो भी उनके मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट सोच रही है, जो उनको डायरेक्शन दिया जाएगा, वो उसको फॉलो करेंगे। शहबाज ने अपने पहले भाषण में कश्मीर का मुद्दा उठा लिया। ये किस तरफ इशारा करता है? क्या आगे पाकिस्तान की तरफ से भारत को लेकर कोई कड़ा रुख देखने को मिल सकता है? इसमें अभी हमारा बॉर्डर सीज फायर चल रहा है फरवरी 2021 से, तो वो वहाँ पे शांति है, शांति का माहौल है। कश्मीर में भी सिचुएशन काफी ज्यादा इम्प्रूव हुई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है पाकिस्तान ने क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म रोक दिया है। अभी भी सिविलियंस, इनोसेंट सिविलियंस की टारगेटेड किलिंग्स होती है। राजौरी पुंछ में अभी हम देख रहे हैं कि मिलिटेंसी थोड़ी रिवाइव की जा रही है पिछले 1-2 साल से, वहाँ पे काफी अटैक्स हुए हैं। और पंजाब में भी आए दिन आप सुनते रहेंगे कि ड्रोन देखा गया है और ड्रोन ने कुछ ड्रग्स ड्रॉप कर दिए, वेपन्स ड्रॉप कर दिए। तो ये सब चीजें चलती रहेंगी, इसमें कुछ ज्यादा फर्क नहीं आएगा। शहबाज शरीफ का कश्मीर का मुद्दा उठाना कोई नई बात नहीं है। जो भी प्राइम मिनिस्टर आता है, नया प्राइम मिनिस्टर आता है, वो इंडिया के बारे में चीजें कहता है। और 2019 के बाद से तो कश्मीर उनका एक सेंट्रल पॉइंट बन गया है, जिसकी वजह से वो इंडिया से बात नहीं करना चाहते हैं। वो ये कहते हैं आप 370 में जो भी स्पेशल स्टेटस था उसको वापस लीजिए और स्टेट का दोबारा से दर्जा दीजिए, तभी हम आपसे बात करेंगे। इसमें कुछ नया नहीं है। हाँ, लेकिन क्योंकि शहबाज शरीफ का ये आने वाला 5 साल के लिए सरकार चलाने की कोशिश करेंगे वो, तो इसके लिए उनको इंडिया से रिलेशंस मुझे नहीं लगता कि इतने सुधरते नजर आ रहे हैं। जो आसिम मुनीर हैं, उनके जनरल साहब, उनकी तरफ से भी कुछ अच्छे बयान नहीं आ रहे भारत को लेके, तो शायद ऐसे रिलेशंस में कुछ पॉजिटिव चेंजेस होते नजर नहीं आ रहे। अभी हमारे यहाँ भी इलेक्शन है, उसके बाद हमारी क्या सोच है और हमारी क्या पॉलिसी है, उस पर भी काफी कुछ ज्यादा डिपेंड करेगा कि किस दिशा में ये रिलेशनशिप जाएगा। कई विदेशी नेताओं ने शहबाज शरीफ को पीएम बनने की मुबारकबाद दी, पर पीएम मोदी की तरफ से कोई ट्वीट नहीं आया। जबकि पिछली बार शहबाज ने जब कुर्सी संभाली थी तब पीएम ने उन्हें बधाई दी थी। अब ऐसा क्या हुआ कि पीएम मोदी ने उन्हें बधाई नहीं दी? तो ये इसमें कुछ बड़ी वजह नहीं नजर आ रही है। आपको ये समझना पड़ेगा कि शहबाज शरीफ ने अभी थोड़ी देर पहले ही ओथ ली है, तो ओथ सेरेमनी जैसे उनकी अब खत्म हुई है, तो पॉसिबल है कि ये शहबाज शरीफ को मुबारकबाद देंगे हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब, क्योंकि ऑफिशियली उन्होंने अभी गद्दी संभाली है। कल तो उनको चूज किया गया था कि हाँ, ये इनके नए प्राइम मिनिस्टर होने वाले हैं। शहबाज शरीफ के सामने इस समय कौन कौन सी चुनौतियां हैं? शहबाज शरीफ के सामने सबसे ज्यादा चुनौतियां जो अभी दिख रही हैं, पॉलिटिकल, सिक्योरिटी एंड इकोनॉमिक, ये तीनों उनके सामने चुनौतियां हैं। बहुत ज्यादा चुनौतियां आएंगे। पॉलिटिकल में इसलिए कहना चाहूंगा क्योंकि उनकी कोalition सरकार है और उनको 5 साल चलानी है। पिछली बार जब वो अप्रैल 2022 में आए थे, तो उनको सिर्फ 16 महीने के लिए वो टेन्योर किसी तरीके से खत्म करना था, जिसको उन्होंने कर दिया था अगस्त 2023 में। तो लेकिन अब वो आगे 5 साल के लिए देख रहे हैं किस तरीके से इस सरकार को 5 साल तक चलाना है। अब इसमें पीपीपी है और भी कोalition गवर्नमेंट्स, एमक्यूएमपी, सबके अपने अपने स्टेक्स होंगे। ऑलरेडी पीटीआई इनकी नाक में दम कर देगी इलेक्शंस पे, जो भी धांधलेबाजी हुई है उसको लेके। तो काफी सारे पॉलिटिकल चैलेंज होने वाले हैं। एक तो ये है इंटरनल पॉलिटिकल चैलेंजेस, और ऊपर से पीटीआई जो करने वाला है, एक्शंस लेने के लिए बोल रहा है, स्ट्रीट्स पे जाएंगे, या फिर पार्लियामेंट में भी जिस तरीके की कल भी नारेबाजी हुई है, तो ऐसा सब चलता रहेगा। दूसरा है इनका इकोनॉमिक जो क्राइसिस चल रहा है, ये क्राइसिस चलता रहेगा। लगभग पिछले साल 38% इनकी इन्फ्लेशन पहुंच गया था। 38% इन्फ्लेशन पहुंच गया था, और इस अभी भी 30% इन्फ्लेशन चल रहा है। और आईएमएफ का अभी लोन इनका जो बचा हुआ है, $1.2 बिलियन शायद बचा हुआ है, उसको भी पास करवाना है इनको मार्च के एंड तक या फिर अप्रैल के फर्स्ट वीक में। और उसके लिए इनको एनर्जी प्राइसेस बढ़ाने पड़ेंगे, टैक्स में इनको रियायतें कम करनी पड़ेंगी, सब्सिडीज कम करनी पड़ेंगी। तो काफ़ी ज़्यादा इनको डिफ़िकल्ट डिसीजंस लेने पड़ेंगे इकोनॉमिक क्राइसिस को सॉल्व करने के लिए।
तीसरा है सिक्योरिटी का। सिक्योरिटी में आए दिन हम देख रहे हैं वहाँ पे पाकिस्तान में, स्पेशली वेस्टर्न फ्रंट में आए दिन अटैक्स हो रहे हैं। पिछले साल लगभग 500 इनके सिक्योरिटी के फोर्सेस के लोग मारे गए थे, और सिविलियंस भी काफ़ी मारे जा रहे हैं। और ईरान से भी इनके रिलेशन अब अच्छे नहीं चल रहे हैं, तो वो एक अलग फ्रंट खुल गया है। तो ये तीन जो मेन चीज़ें हैं, ये इनको शहबाज शरीफ की कोalition गवर्नमेंट को वीक रखेंगी। पाकिस्तान में आज तक कोई भी पीएम अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया है। क्या शहबाज शरीफ इस बार ये कर पाएंगे? तो शहबाज शरीफ इनके 24वें प्राइम मिनिस्टर होने जा रहे हैं। और क्योंकि ये कोalition गवर्नमेंट है, पहले तो ये जो कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट और इनकी जो जनरल साहब हैं उनके उनके लिए फेवरेबल है ये। उसका रीज़न ये है कि जो पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट, जो भी सरकार आती है, वो जितनी ज़्यादा वीक होगी उसके ऊपर उतना ज़्यादा ये प्रेशर कर सकता है। क्योंकि आपको भी पता है कि पाकिस्तान में जो भी होता है वो रावलपिंडी से ही डायरेक्शंस दी जाती हैं, इस्लामाबाद से इतनी नहीं डायरेक्शंस दी जाती है। तो ये एक होता नज़र आ रहा है कि जो पीपीपी है वो अपना स्टेक बोलेगी आगे जाके कि हमें भी आप इसमें और ज़्यादा वो रोल दीजिए। शहबाज शरीफ और भी जो भी कोalition पार्टनर्स हैं उनसे, उनके साथ भी उनको डील करना पड़ेगा। और जब तक जो अभी ऐसा लग रहा है, अभी फिलहाल जो ऐसा लग रहा है कि जो सर्विंग आर्मी चीफ हैं वो फेवर में है कि कम से कम अ, उनके टेन्योर जो खत्म होने वाला है नवंबर 2025 में, तब तक तो ये सरकार चलती रहे और ये लीडर चलते रहे। एक और पॉसिबिलिटी जो सुनने में आ रहा है कि शायद जो मुनीर साहब हैं वो अपने एक्सटेंशन के लिए भी इनको रखना चाहेंगे, कि इनको एक अगर वो एक्सटेंशन लेना चाहें तो। सो उस केस में ये सरकार 2 साल 3 साल शायद चल सकती है। बट मुझे नहीं लगता है कि ये सरकार पूरा चल पाएगी, क्योंकि आप ये एक पैटर्न है पाकिस्तान में। और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट भी किसी भी एक लीडर को इतना 5 साल तक रूल नहीं करने देगी। तो वही पैटर्न होता नजर आ रहा है इस बार भी। ये था हमारा बड़ी खबर सेगमेंट। अब सुर्खियों की बारी। पहली सुर्खी हेती से है। हेती की सरकार ने 3 दिनों के लिए आपातकाल की घोषणा कर दी है। इसके अलावा पूरे इलाके में कर्फ्यू भी लगा दिया गया है। इसका कारण है रविवार को पोर्टो प्रिंस की एक प्रमुख जेल पर सशस्त्र गिरोह का हमला, जिसमें कम से कम 12 लोग मारे गए और लगभग 3700 कैदी भाग गए। गिरोह के नेताओं का कहना है कि वे प्रधानमंत्री एरियल हेनरी पर इस्तीफे का दबाव डालना चाहते थे, जो फिलवक्त केन्या के दौरे पर हैं। इस पूरे मामले में आए सरकारी बयान में कहा गया कि बीते शनिवार रविवार को 2 जेलों पर इस तरह का हमला किया गया। इनमें से एक जेल राजधानी पोर्टो प्रिंस में है, दूसरी पास के क्राइक्सडेस बाउक्विट्स में है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जेलों पर इस तरह के हमले से पहले कई पुलिस स्टेशंस पर भी हमला किया गया, जिससे अधिकारियों का ध्यान भटक गया। पोर्टो प्रिंस जेल से भागे लोगों में वो लोग शामिल थे जो 2021 में राष्ट्रपति जोवेनेल मोइसे की हत्या के सिलसिले में आरोपित गिरोह के सदस्य थे। इस सबके पीछे जिमी चेरेजर का नाम बताया जा रहा है। वो बारबेक्यू के नाम से जाना जाता है। जिमी वर्तमान राष्ट्रपति हेनरी को सत्ता से बेदखल करना चाहता है। दूसरी सुर्खी मलेशिया से, जहां हिंद महासागर में एक प्लेन को खोजने की कवायद फिर से शुरू हो गई है। मलेशियाई अधिकारियों ने रविवार 3 मार्च को कहा कि MH370 की तलाश फिर से शुरू कर सकते हैं, क्योंकि 2018 में विमान को खोजने की कोशिश करने वाली एक अमेरिकी कंपनी ने दक्षिणी हिंद महासागर में नए सिरे से खोज का प्रस्ताव दिया है, जहां माना जाता है कि मलेशिया एयरलाइंस का एक विमान 1 दशक पहले दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। ये बोइंग 777 विमान 8 मार्च 2014 को उड़ान भरने के तुरंत बाद रडार से गायब हो गया था। इसने मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर से बीजिंग के लिए उड़ान भरी थी। इस प्लेन में कुल जमा 239 लोग थे, जिसमें ज्यादातर चीनी नागरिक शामिल थे। सैटेलाइट डेटा से पता चला कि विमान दक्षिणी हिंद महासागर की ओर जाते वक्त रास्ते से भटक गया था, जहां माना जाता है वो दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इसे खोजने की कई कोशिशें हुई, कई देशों की मिलीजुली कोशिश भी, लेकिन कोई भी सुराग नहीं मिल पाया। इसमें काफी पैसा भी खर्च हुआ। हालांकि इसका मलबा पूर्वी अफ्रीकी तट और हिंद महासागर के द्वीपों पर बह गया। 2018 में ओशन इन्फिनिटी की तरफ से की गई एक प्राइवेट खोज में भी कुछ नहीं मिला। मलेशिया के परिवहन मंत्री एंथनी लोके ने कहा कि वे अमेरिका के टेक्सास स्थित ओशन रोबोटिक्स फर्म ओशन इन्फिनिटी को अपने नए प्रोजेक्ट की जानकारी देने के लिए न्योता भेजेंगे। ये प्रस्ताव है, जब तक काम पूरा नहीं तब तक कोई पैसा नहीं। मलेशियाई सरकार का लंबे समय से स्टैंड रहा है कि वे क्रैश की जगह पर नए सुराग के बिना किसी और खोज का समर्थन नहीं करेगी। आज की दुनियादारी में बस इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी दुनियादारी में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। शुक्रिया। शुभ रात्रि।